हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग की, जिसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या सिचुएशंस हैं और सेम सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया गया है। ठीक है, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मेजॉरिटेनिज्म पढ़ेंगे इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चैप्टर से जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तब आप इस चैप्टर से एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे। वो क्या है? जिसमें हमें पता चलेगा बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन से फीचर्स हैं एक डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, अब शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका से। बेल्जियम और श्रीलंका शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो टर्म क्या है? एथनिक। एथनिक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन कॉमन डिसेंट और हु बिलीव इन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, और ये एथनिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में हम बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कहे हमें एथनिक की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम एथनिक की क्या डेफिनेशन स्टेट करते हैं? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक ऐसा डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर पे बेस्ड है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 पीपल हैं, ठीक है, 10 में से 5 हैं जिनका अलग कास्ट है या वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, बाकी के जो 5 हैं उनका अलग कास्ट है, अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इनका एक शेयर्ड कल्चर है, इनका एक कॉमन डिसेंट है। ठीक है, पीपल ऑफ सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन कॉमन डिसेंट। जैसा मैंने बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी कॉमन कास्ट हो गई, कॉमन लैंग्वेज हो गई, कॉमन हिस्ट्री हो गई, तो जो लोग सेम एथनिक ग्रुप्स के हैं वो एक कॉमन डिसेंट में बिलीव करते हैं। ठीक है, दे हैव सिमिलर फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ। उनका सिमिलर फिजिकल टाइप है या कल्चर है या दोनों है, बट दे कैन हैव डिफरेंट रिलीजन और नेशनैलिटी। पर उनका अलग रिलीजन या नेशनैलिटी भी हो सकता है। समझ में आया? एथनिक टर्म होता है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर पे बेस्ड है। ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं? अपने आप को एक दूसरे के शेयर्ड कल्चर के अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सेम एथनिक ग्रुप्स के लोग जो हैं वो एक कॉमन डिसेंट में बिलीव करते हैं। ठीक है, एथनिक क्यों पढ़ा है? क्योंकि आगे जाके एथनिक कॉम्पोजिशन देखना है बेल्जियम और श्रीलंका का। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्स 1 करोड़। बेल्जियम एक कंट्री है, कहाँ पे? यूरोप में। उसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 1 करोड़। और बेल्जियम अपने बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर करती है? बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। बेल्जियम अपने बॉर्डर्स शेयर कर रही है विथ फ्रांस, विथ नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन। कौन सी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है और कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग डिवाइडेड है और कौन सी लैंग्वेजेस वो बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फ्लेमिश रीजन में कौन से हैं? डच स्पीकर्स हैं जो कितने हैं? 59% ऑफ पॉपुलेशन। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का, उसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 20% डच स्पीकिंग है। ठीक है, एंड वेलोनिया रीजन है जहाँ पे क्या है? फ्रेंच स्पीकिंग है, जिनकी पॉपुलेशन क्या है? 40% ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पॉपुलेशन डिवाइडेड है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के स्पीकर्स हैं। ठीक है, जैसे हमने वेलोनिया रीजन में देख लिया फ्रेंच हैं, हमने ब्रुसेल्स में देख लिया 80% फ्रेंच हैं, 20% डच हैं, और हमने फ्लेमिश रीजन में देख लिया डच स्पीकिंग है जो 59% ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है ना, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच है, प्रॉस्पेरस है, तो एक टाइप का रिजेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट अराइव हो रहा है विद दी डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट टेंशंस इमर्ज हो रहे हैं बिटवीन फ्रेंच एंड डच, क्योंकि वहाँ पे यही लग रहा है दोनों ग्रुप्स को कि कहीं कोई डोमिनेशन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी इकोनॉमिकली पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस, this creates a resentment with the Dutch speaking community.
सिग्निफिकेंट टेंशंस बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज, जिसकी वजह से एक टेंशन इमर्ज हुआ है बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज। टाइम पीरियड है 1950s एंड 1960s। तो एक पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट है, रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्या है? डच मेजॉरिटी could dominate French and German minorities, leading to potential partition with Brussels as a contested area. Potential for conflict क्या है? Reason for conflict क्या है? कि जो डच मेजॉरिटी है वो किसको डोमिनेट कर रही है, कर सकती है फ्रेंच एंड जर्मन माइनॉरिटीज को, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल पार्टीशन क्रिएट होगा कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, क्योंकि वही एक कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, वही कंटेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे ये रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये इमर्ज हो रहा है क्योंकि डच मेजॉरिटी में है, तो कहीं वो डोमिनेट ना करें फ्रेंच एंड जर्मन माइनॉरिटीज को। ठीक है, अब हम देखते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन किसका? श्रीलंका का। ठीक है, सिन्हेला स्पीकर्स कितने परसेंट है? 74% पॉपुलेशन है जो क्या फॉलो कर रहे हैं? बुद्धिस्ट। ठीक है, तमिल एंड सिन्हेला स्पीकर्स में 7% पॉपुलेशन किसकी है? क्रिश्चियंस की। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स में 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं जो दोनों रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, एंड इंडियन तमिल्स में 5% है जो भी दोनों में से कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। समझ में आ रहा है किस तरीके का कॉम्पोजिशन है? यहाँ पे भी बेल्जियम का केस जैसा ही केस है, स्पीकर्स जो हैं वो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड हैं, उनकी अलग अलग पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन से हैं? सिन्हेला स्पीकर्स। ठीक है, और माइनॉरिटी में कौन है? तमिल स्पीकर्स। ठीक है, इनका पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सिन्हेला मेजॉरिटी कुड इम्पोज their will on Tamil minority leading to unrest। यहाँ पे क्या है? सिन्हेलीज मेजॉरिटी में है, तो कहीं वो अपना विल किस पे इम्पोज करेंगे? तमिल पे, जिसकी वजह से एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन इमर्ज होगी विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। समझ में आया? तो वहां पे पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट ये था कि डच मेजॉरिटी डोमिनेट ना करे फ्रेंच और जर्मन माइनॉरिटीज को, और यहाँ पे पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो सिन्हेला मेजॉरिटीज हैं वो अपने विल इम्पोज कर सकते हैं तमिल माइनॉरिटीज पे, जिसकी वजह से एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाएगा बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेनिज्म क्या होता है? जहां पे एक ग्रुप है वो डोमिनेट कर रहा है किसको? माइनॉरिटी को। जस्ट बिकॉज वो मेजॉरिटी में है, जस्ट बिकॉज वो नंबर्स में ज़्यादा है, तो वो डोमिनेट कर रहा है माइनॉरिटी को और वो गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चला रहा है। ठीक है, मेजॉरिटेनिज्म की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये स्टेट करती है, अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। जहाँ पे एक ऐसा बिलीफ है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री को अपने हिसाब से रन कर सकती है, और वो डोमिनेट किसको कर रही है? माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटीज़ के नीड्स और इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मेजॉरिटेनिज्म। तो जब ये मेजॉरिटेनिज्म अगर स्टैब्लिश होता है तो एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन इमर्ज होती है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में टेंशंस इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे दैट लीड्स टू अ सिविल वॉर। ठीक है, देखते हैं सिविल वॉर की क्या डेफिनेशन है। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। एक ऐसा violent conflict दो ग्रुप्स के बीच में जो इतना ज़्यादा intense हो गया है that it appears like a war, एक civil war वाली situation emerge हुई है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स कौन से हैं? सिन्हेला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। क्योंकि श्रीलंका में मेजॉरिटेनिज्म था, इसकी वजह से एक सिविल वॉर हुआ जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी फैमिलीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम श्रीलंका, और जिसकी वजह से एक सेटबैक भी मिला श्रीलंका को कल्चरली, सोशली और इकोनॉमिकली। समझ में आ रहा है? तो ये मेजॉरिटेनिज्म की पॉलिसी श्रीलंका में थी। ठीक है, तो मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका पढ़ते हैं क्या कहता है।
सिन्हेला के क्या एक्शंस थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से तमिल के क्या रिएक्शंस थे, और जिसकी वजह से तमिल सेपरेटिज्म हुआ और जिसकी वजह से एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन इमर्ज हुई है। सिन्हेला के क्या एक्शंस थे पोस्ट इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हेला को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं जॉब्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में, और तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया गया और तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से तमिल के रिएक्शंस तो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि उनके साथ वो माइनॉरिटी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो तमिल ने क्या रिएक्शंस दिए? उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारी लैंग्वेज को भी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट तमिल एलम दो, और उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें भी जॉब्स और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो डिमांड्स थे उनको मना कर दिया, डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से एक तमिल सेपरेटिज्म फॉर्म हुआ और कुछ सेपरेटिज्म मूवमेंट्स हुए, और उस टाइम पे एक सिविल वॉर हुआ बिटवीन सिन्हेलीज एंड तमिल्स। ठीक है, और इस सिविल वॉर का बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए इवन आफ्टर 2009। ठीक है, तो एक बार सिन्हेला एक्शंस देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। सॉट डोमिनेंस इन गवर्नमेंट। 1956 सिन्हेला बिकेम सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हेलीज ने अपना डोमिनेंस कहाँ जमाया है? गवर्नमेंट में, श्रीलंकन गवर्नमेंट में। 1956 में सिन्हेला बिकेम सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको बताया। पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हेला इन जॉब्स एंड एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड बुद्धिज्म। और ऐसी पॉलिसीज आई हैं जिसकी वजह से सिर्फ सिन्हेलास को ही फेवर किया जा रहा है जॉब्स और एजुकेशन में, एंड दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड बुद्धिज्म। ये सिन्हेला एक्शंस हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं तमिल के क्या रिएक्शंस थे। फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ तमिल पार्टीज। स्ट्रगल स्टार्टेड। उन्हें ऐसा फील हो रहा है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपनी तमिल पार्टीज फॉर्म करना शुरू करी और अब स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। अब इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स प्लेस करी थी। ठीक है, देखते हैं क्या डिमांड्स थी। फर्स्ट थी तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। सेकंड, हमें भी एक रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन और जॉब्स स्फीयर में। ठीक है, बट इनकी जो डिमांड्स थी वो नहीं मानी गई। इट लीड्स टू डिनाइल ऑफ डिमांड्स। ठीक है, जिसकी वजह से तमिल सेपरेटिज्म हुआ और सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, राइज ऑफ तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इस तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट की डिमांड क्या थी कि इन्हें अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, एक सेपरेट तमिल एलम चाहिए था। ठीक है, डीपनिंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन तमिल एंड सिन्हेला कम्युनिटीज, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ बिटवीन तमिल एंड सिन्हेला कम्युनिटीज, एंड द रिजल्ट इज ब्रूटल सिविल वॉर। ऑब्वियसली ब्रूटल सिविल वॉर हुआ है, उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। वो क्या थे? फर्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, थर्ड सेटबैक टू श्रीलंकन्स प्रोग्रेस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। समझ में आ रहा है? बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ हुई, बहुत सारी फैमिलीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम श्रीलंका, और एक सेटबैक मिला है श्रीलंका की प्रोग्रेस को 3 स्फीयर्स में, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। और ये जो सेटबैक मिला है ना, इसके आफ्टर इफेक्ट्स इवन आफ्टर 2009 देखे गए, लास्टिंग स्कार्स इवन आफ्टर 2009। मेजॉरिटेनिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है कि डोमिनेशन हो रहा है सिन्हेलीज का तमिल्स पे, जिसकी वजह से एक ब्रूटल सिविल वॉर वाली सिचुएशन इमर्ज हुई है, जिसकी वजह से श्रीलंका को एक सेटबैक मिला जिसके लास्टिंग स्कार्स देखे इवन आफ्टर 2009। ठीक है, अब हम देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने एथनिक कॉम्पोजिशन दोनों का देखा, समझ में आया दोनों में सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इनके जो सॉल्यूशंस थे दोनों के अलग अलग थे। श्रीलंका में वहाँ पे मेजॉरिटी को फेवर किया जा रहा है, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम का अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा बेटर है, श्रीलंका से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस विद श्रीलंका।
किस तरीके से डिफरेंट था बेल्जियम का अकोमोडेशन श्रीलंका से, किस तरीके से बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं, ठीक है, और वो चेंजेस करने के बाद कुछ की एलिमेंट्स थे, कुछ की पॉइंट्स थे उसकी अकोमोडेशन के, ठीक है। तो डिफरेंट तो इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वली फेवर किया गया है, डच और फ्रेंच को, और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है। उनके 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, ऐसे कुछ की एलिमेंट्स थे जिससे बेल्जियम का अकोमोडेशन बहुत अच्छा माना गया और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना गया था, परफेक्ट मॉडल था ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। Belgian leaders acknowledged differences, 4 amendments to the constitution for power sharing. Actually, Belgian leaders ने जो differences थे ना उनको अपनाया है, acknowledge किया है। अब वो difference कौन से थे? Regional हो गया, कल्चरल हो गया, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में सिर्फ जो मेजॉरिटी में थे उन्हें सारी पावर्स दे दी गई। इन्होंने क्या किया? 4 अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम की एलिमेंट्स देखते हैं अकोमोडेशन के, ठीक है। फर्स्ट हो गया इक्वल मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों को, फ्रेंच और डच को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट में, इक्वल सीट्स मिलेगी इन दी गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड, ड्यूअल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अब कोई भी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है उसमें दोनों फ्रेंच और डच की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है ताकि कोई यूनिलैटरल डिसीजन पास ना हो, ठीक है। थर्ड, पावर डिवॉल्व्ड टू रीजनल गवर्नमेंट्स नॉट सबऑर्डिनेट। पावर डिवॉल्व करी गई है रीजनल गवर्नमेंट को। किसने की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स डिवॉल्व करी है टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट ना हो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फोर्थ, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उस गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली डच और फ्रेंच को, दोनों ने अपनी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करी, ठीक है। फिफ्थ, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स फॉर कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज। एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो तीनों के लिए अलग अलग हुई, फ्रेंच, डच और जर्मन के लिए। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसीलिए आई ताकि वो अपने कल्चरल, लैंग्वेज या एजुकेशनल इश्यूज से जितने भी लॉज हैं वो अपने लेवल पे उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार 1 बाय 1 हम देख लेते हैं सारे पॉइंट्स वापस। फर्स्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इज इक्वल। इक्वल मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा कि यहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे इन दी गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड, इंपॉर्टेंट लॉज रिक्वायर अ मेजॉरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप प्रिवेंटिंग यूनिलैटरल डिसीजंस। जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उसमें मेजॉरिटी होगी दोनों की, डच और फ्रेंच की, ताकि एक यूनिलैटरल डिसीजन पास ना हो, ठीक है। थर्ड, significant central government powers were devolved to regional state governments. These state governments are not subordinate to the central government. कुछ पावर डिवॉल्व करी है किसने? सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सबऑर्डिनेट ना हो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे एक डोमिनेशन वाली सिचुएशन इमर्ज नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ, a separate government with equal Dutch and French representation manages Brussels. अब यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कहाँ पे? ब्रूसेल्स में, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम में, जहाँ पे भी डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है। फिफ्थ, separate Dutch, French and German speaking community governments handle cultural, educational and language related issues फॉर देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। अब यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये क्यों आई? ताकि इन तीनों ग्रुप्स को, डच, फ्रेंच और जर्मन को, सेपरेटली अपने इश्यूज से ये डील करें और अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड ये लॉज बना सकें, ठीक है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स थे बेल्जियम के अकोमोडेशन के, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट देखें बेल्जियम पावर शेयरिंग के, तो क्या रिजल्ट्स हैं? पीस, फर्स्टली पीस स्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल पावर्स मिली हैं, ठीक है। सेकंड, अवॉइडेड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं हुआ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो गया। क्योंकि इसलिए इमर्ज नहीं हुआ ना, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली, इक्वल पावर मिली, इक्वल सीट्स मिली, तो इसीलिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इमर्ज नहीं हुई, ठीक है।
थर्ड, मॉडल ऑफ सक्सेसफुल पावर शेयरिंग इन अ डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। और ये मॉडल है सक्सेसफुल पावर शेयरिंग का, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, chosen as the headquarter of the European Union, और ब्रुसेल्स को चूज किया गया था as the headquarter of European Union। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये एक पार्टनरशिप थी 27 यूरोपियन कंट्रीज की, जिन्हें मेंबर स्टेट्स या EU भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स को चूज किया था as the headquarter of European Union। ठीक है, तो हमें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों से क्या लेसन्स मिले हैं? बेल्जियम में तो हमने ये देखा कि लीडर्स ने एक्चुअली एक्नॉलेज की है डाइवर्सिटीज, और लीडर्स ने एक्चुअली जो डिफरेंसेस हैं उन्हें एक्नॉलेज किया है, जिसकी वजह से एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ कि नेशनल यूनिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई। श्रीलंका में क्या हुआ? मेजॉरिटी अपनी पावर्स माइनॉरिटीज के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती हैं, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी अंडरमाइन हुई है। ठीक है, ये लेसन्स हमें समझ में आए हैं फ्रॉम बेल्जियम एंड फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, Belgium leaders recognized diverse interest, mutually agreeable power sharing arrangements। लीडर्स ने पहली बात तो डाइवर्स इंटरेस्ट को रिकग्नाइज किया, उसके बाद उन्होंने अग्री किया म्यूचुअली कि हमें एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट लेके आना है जिसके रिजल्ट्स क्या हैं? प्रमोटेड नेशनल यूनिटी। ठीक है, while in the case of Sri Lanka, majority refused to share power, जिसके आउटकम्स क्या हैं? इट अंडरमाइंड नेशनल यूनिटी। समझ में आ रहा है? ये लेसन्स हमने सीखे हैं बेल्जियम और श्रीलंका से। ठीक है, एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। हमने देखा नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। क्यों पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है एज बिकॉज अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं होगा और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा। बट अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं है तो श्रीलंका के केस में जैसे हमने देखा सिविल वॉर वाली सिचुएशन इमर्ज हुई, वही वाली सिचुएशंस इमर्ज होंगी। ठीक है, Challenges faced by countries like Belgium and Sri Lanka ensuring effective power sharing। बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस सिमिलर हैं, उनकी प्रॉब्लम सेम है बट उनके सॉल्यूशंस अलग अलग हैं। बेल्जियम में भी ऐसा हो रहा है, 3 ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका में ऐसा है, 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका में ऐसा था कि मेजॉरिटेनिज्म अपना के एक ही ग्रुप को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई डच और फ्रेंच को। इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं और हमने ये देखा कि कितने अच्छे की एलिमेंट्स थे बेल्जियम अकोमोडेशन के कि दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली और इक्वली पावर शेयर हो रही है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the majority ethnic group in Belgium? अगर हम majority ethnic group की बात करें तो वो कौन सी थी बेल्जियम में? हमने देखा था फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन डच की थी, फिर हमने देखा था ब्रुसेल्स में भी 20% जो थे वो डच स्पीकिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप है वो था डच स्पीकर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर नोन एज। जो वहीं के तमिल नेटिव्स हैं श्रीलंका के, उनको क्या बोला जाएगा? श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और फ्रेजेस अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स एलम। कौन सा टर्म या फ्रेज एलम को डिस्क्राइब करता है? एलम हमने देखा था, एक सेपरेट एलम डिमांड किया था किसने? तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट जब लॉन्च हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक सेपरेट नेशन और स्टेट की बात की थी। तो एलम का मतलब हो गया अ नेशन और स्टेट। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो आज हमने एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़े हैं बेल्जियम और श्रीलंका के, हमने मेजॉरिटेनिज्म देखा श्रीलंका में, जिसके हमने आफ्टर इफेक्ट्स देखे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हुए? सिविल वॉर वाली सिचुएशन इमर्ज हुई। बेल्जियम का अकोमोडेशन देखा, की एलिमेंट्स देखे बेल्जियम के, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे? इट स्टैब्लिश पीस एंड इट अवॉइडेड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आया? एक बार इसकी रीडिंग करना और क्लियर हो जाएगा। फिर हम और बात करेंगे पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है और कितने फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। ओके, थैंक यू।